तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जस्ट स्मार्ट नॉलेज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस की जो दूसरी बुक है उसी के चैप्टर वाइज, यानी कि पूरी बुक के जितने भी चैप्टर हैं उसी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे हम 1, 2, 4, 5 मार्क्स के। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या वो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पाएंगे कि पहले चैप्टर से मैंने ये 4 इंपॉर्टेंट 1 अंक के प्रश्न लिए हैं, उसके बाद 2 अंक के प्रश्न यहाँ पे 3 लिए, 4 अंक के 2 लिए हैं। तो इस तरह से दोस्तों मैं आपके सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको दिखाने वाला हूँ एक एक करके। तो वीडियो अराउंड आपकी 1 से 1.5 घंटे की बनेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर आपको ऐसे बहुत से वीडियोस मिल जाएंगे, तो जाइए उन वीडियोस को ज़रूर देखिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए इसमें से सबसे पहला जो हमारा इस बुक का चैप्टर है वो ये है संविधान का राजनीतिक दर्शन, अर्थात संविधान का हम राजनीतिक दर्शन पढ़ेंगे आज। तो जिसमें से हमारे सबसे पहले जो एक एक अंक के प्रश्न हैं उन्हें हम पूरा करते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न है हमारा संविधान किसके प्रति प्रतिबद्ध है, अर्थात कि जो संविधान है वो किसके प्रति प्रतिबद्ध है, किसके लिए उत्तरदायी है। तो ये उत्तरदायी है स्वतंत्रता के लिए, लोकतंत्र के लिए, समानता के लिए, सामाजिक न्याय के लिए और एकता के लिए। ठीक है, दूसरा प्रश्न भारत के किस राज्य का अपना संविधान है। तो जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने अनुच्छेद 370 के बारे में आपको बताया था, तो उसी का आंसर है जम्मू कश्मीर। तीसरा प्रश्न है मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट में मताधिकार के बारे में क्या सुझाव दिया गया। तो इसमें मताधिकार के बारे में सुझाव ये दिया गया था कि जो 24 वर्ष की आयु के हर व्यक्ति, स्त्री को, पुरुष को मताधिकार होना चाहिए, यानी कि जो भी व्यक्ति 24 वर्ष की आयु का है उसे मताधिकार देने का वो अधिकार होना चाहिए। ठीक है, फिर एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि है कि किस देश के संविधान को शांति संविधान कहा जाता है। तो वो ये जापान। आप जापान का संविधान उठा के देखेंगे तो वहाँ पर आज तक बहुत कम लड़ाइयाँ वगैरह हुई हैं। जितना हम भारत वगैरह की बात करें तो जापान के मुकाबले भारत में कुछ ज़्यादा ही हुई हैं। ठीक है, तो देखिए उसके बाद 2 अंक के प्रश्नों में से सबसे पहला प्रश्न ये है जो संविधान है वह राज्य पर अंकुश कैसे लगाता है। तो संविधान जो है वो सिद्धांतों का एक समूह है जिसके माध्यम से राज्य की सीमाएं निर्धारित होती हैं, जिससे किसी समूह के हितों का नुकसान ना हो और लोगों के अधिकारों का दुरुपयोग ना हो। अर्थात संविधान राज्य पर अंकुश ऐसे लगाता है, संविधान जो है वो एक सिद्धांतों का समूह जिसके माध्यम से जो राज्य की सीमाएँ हैं वो निर्धारित कर देती हैं, जिससे कोई भी समूह इसके हितों का नुकसान ना कर सके और लोगों के अधिकारों का दुरुपयोग ना हो। तो इस तरह से संविधान राज्य पर अंकुश लगाता है। दूसरा प्रश्न है संविधान के राजनीतिक दर्शन से आप क्या समझते हैं। तो ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। तो देखिए इसका आंसर है एक तो स्वतंत्रता है, एक समानता, एक लोकतंत्र, न्याय, राष्ट्रीय एकता का अध्ययन ही वास्तव में संविधान के राजनीतिक दर्शन को अभिव्यक्त करता है। अर्थात जो भारत का संविधान है उसका राजनीतिक दर्शन से हमारा तात्पर्य यह है कि हम स्वतंत्रता के बारे में पढ़ रहे हैं, समानता के बारे में जान रहे हैं, लोकतंत्र, न्याय और राष्ट्रीय एकता का अध्ययन जो हम कर रहे हैं वही एक वास्तविक तौर पर एक संविधान का राजनीतिक दर्शन है। तीसरा प्रश्न अनुसूचित जाति और जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए संविधान में कौन कौन से उपाय किए गए हैं। तो इसके लिए 2 उपाय किए गए। पहला कि उचित प्रतिनिधित्व। तो आपको पता होगा कि जो संसद है उसकी सीटों में भी इसको आरक्षण दिया गया अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को। दूसरा सरकारी नौकरी तथा शिक्षा संस्थानों में भी आरक्षण, यानी कि हर जगह ने आरक्षण दिए गए जो भी सरकारी तौर पे होते हैं। ठीक है, उसके बाद 4 अंक के प्रश्न है जिसमें से सबसे पहला प्रश्न ये है कि धर्मनिरपेक्षता के संबंध में भारत और पश्चिमी दृष्टिकोण के अंतर को स्पष्ट की, यानी कि धर्मनिरपेक्षता का जो मॉडल है वो भारत का अलग है और पश्चिमी देशों का अलग है। तो वो क्या है, देखिए पहले भारत की बात करते हैं। तो यह पूरी तरह से राज्य और धर्म के पारस्परिक निषेध को नहीं मानती है, अर्थात जो राज्य है और जो धर्म है उसके निषेध को नहीं मानती है, अर्थात राज्य में कोई भी धर्म हो सकता है। धर्म पर राज्य का प्रभुत्व नहीं है, परंतु धर्म राज्य काज में और राज्य धर्म काज में हस्तक्षेप करेगा। अगर कोई धर्म व्यक्ति की गरिमा को ठेस पहुंचाता है तो राज्य हस्तक्षेप करेगा। अर्थात यहाँ पे धर्म राज्य में हस्तक्षेप कर सकता है और धर्म राज्य में और राज्य धर्म में, वो केवल उस कंडीशन में करेगा जब किसी व्यक्ति की गरिमा को, उसकी जो धर्म की व्यक्ति की गरिमा है उसको ठेस पहुँचता है तब।
और वहीं अगर हम पश्चिमी देशों की बात करें तो ये कहते हैं कि धर्म व्यक्ति का निजी मामला है, यानी कि जो धर्म है वो व्यक्ति का एक निजी मामला है। धर्म व राज्य दोनों एक दूसरे के अंदरूनी मामलों से दूर रहेंगे, अर्थात ये भारत के बिल्कुल उलट ही मानते हैं। ठीक है। उसके बाद 2 अंक के इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से दूसरा प्रश्न है, 4 अंक है कि मौलिक अधिकारों का अर्थ तथा महत्व बताइए, यानी कि मौलिक अधिकारों के अर्थ बताने हैं और इसका महत्व बताना है। तो मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो जीवन जीने के लिए मूल आवश्यकताओं को और उन्हें संविधान के द्वारा दिया गया हो, यानी कि ऐसे अधिकार जो जीवन जीने के लिए मूल हो, आवश्यक हो और जो संविधान द्वारा दिए भी गए हों। अब इनका महत्व क्या है? ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार पर होते हैं, सरकार की शक्तियों पर ये प्रतिबंध लगा सकते हैं, सामाजिक आर्थिक न्याय को बढ़ावा देते हैं। चौथा है संविधान के आधार का स्तंभ होते हैं। 5वां है अल्पसंख्यकों में सुरक्षा और आत्मविश्वास ये बढ़ाते हैं। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारतीय संविधान के राजनीतिक दर्शन की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या करें। तो ये जो आंसर है ये बहुत ईजी सा आंसर है, इसलिए मैंने आपको केवल पॉइंट बताए हैं। आप इन सभी पॉइंटों को एक्सप्लेन कर देंगे, बस आपको पूरे 6-5 नंबर जितने का भी क्वेश्चन होता है आपको मिल जाएंगे। तो भारतीय संविधान के राजनीतिक दर्शन की मुख्य विशेषताएं। पहला पॉइंट व्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि अब आपको इसमें जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है उसके बारे में यहाँ पे डिफाइन करना है। दूसरा है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी कि जो वोट देने का अधिकार है उसके बारे में आपको बताना है। तीसरा है संघवाद, अर्थात जो सरकार है वो 2 भागों में बटी है, केंद्र और राज्य के बीच में, ये आपको बताना है। चौथा है विविधता और अल्पसंख्यकों के अधिकार का सम्मान, अर्थात जो अल्पसंख्यक हैं और जो धर्म वगैरह इस तरह से विविधता पाई जाती है तो उसका सम्मान किया जाता है, वो बताना है। फिर 5वां है राष्ट्रीय एकता के बारे में, 6ठा समानता और 7वां है सामाजिक न्याय। तो इन सभी पॉइंटों को इसमें से अगर 2-3 निकाल भी देते हैं और 5 भी कर देते हैं, 6 कर देते हैं, तो आपको ये 3 से 4 लाइनों में एक्सप्लेन करना होगा और एक्सप्लेन कैसे करेंगे वो आपको इजीली आता होगा। तो इस तरह से आपका ये जो पहला चैप्टर वो यहाँ पे ख़त्म होता है। दोस्तों अगला चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है राजनीतिक सिद्धांत, अर्थात राजनीतिक सिद्धांत के बारे में हम जानेंगे। तो इसमें से 1 नंबर के 3 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जिसमें से पहला प्रश्न ये है, जो चैप्टर का नाम है उसी का प्रश्न है कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है, समझाइए। तो राजनीतिक सिद्धांत हम उन विचारों और नीतियों को व्यवस्थित रूप से प्रतिबंध करता है जिनसे हमारे समाज का सामाजिक जीवन, सरकार और संविधान ने आकार ग्रहण किया है। अर्थात राजनीतिक सिद्धांत का मतलब ये है वे नीतियाँ, वे विचार जो एक व्यवस्थित रूप से प्रतिबंधित करते हैं किसे, जो समाज का जीवन है, सरकार है और संविधान है, अगर उनको कोई हानि पहुँचती है तो उसी को हम राजनीतिक सिद्धांत के बारे में जानते हैं। दूसरा प्रश्न है गांधी जी की पुस्तक हिंद स्वराज में किस विषय पर प्रकाश डाला गया है? तो ये डाला गया स्वराज को अर्थ की विवेचना के आधार पे, अर्थात गांधी जी को जो पुस्तक है गांधी जी की हिंद स्वराज, उसमें स्वराज को अर्थ की विवेचना के आधार पे विषय पर प्रकाश डाला गया है। तीसरा है हमें राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना क्यों चाहिए? तो हमें राजनीतिक सिद्धांत पढ़ने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि इससे हमें राजनीतिक नियमों, सिद्धांतों, समानता, स्वतंत्रता तथा लोकतंत्र का ज्ञान होता है, जो लोकतंत्र के लिए अति आवश्यक है। तो ये तीनों जो प्रश्न है वो इम्पोर्टेंट थे, आई होप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के 2 मतलब जो 2 अंक के प्रश्न है उसमें से पहला प्रश्न ये कि राजनीति का क्या अर्थ है? तो राजनीति का अर्थ है कि राजनीति शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द पोलिस से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ है नगर राज्य होते हैं। अर्थात राजनीति का अगर हम पूरा डिफाइन करें इसको तो इसका अर्थ होता है नगर तथा राज्य। तो ये आपका 1 नंबर में पूछा जा सकता है, 2 नंबर में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 राजनीतिक सिद्धांत के किन्हीं 2 क्षेत्रों को वर्णन कीजिए। तो राजनीतिक सिद्धांत के 2 क्षेत्रों का वर्णन, एक तो कि राज्य और सरकार का अध्ययन करना, दूसरा है शक्ति और राजनीतिक विचारधारा को अध्ययन करना। अर्थात एक तो हमारे राज्य के बारे में हम जानें और उसकी जो सरकार है उसके बारे में अध्ययन करें। फिर दूसरा है कि जो शक्ति है, शक्ति के बारे में अध्ययन और राजनीतिक जो विचारधाराएँ हैं उसका अध्ययन करना। ठीक है, 4 अंक के इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से सबसे पहला प्रश्न है, पहला और आखिरी, कि राजनीतिक विज्ञान है भी और नहीं भी, इस तथ्य को स्पष्ट कीजिए। अर्थात कि जो राजनीतिक विज्ञान है वो एक तरह से विज्ञान है भी और नहीं भी, इसे सिद्ध करना है।
तो कैसे सिद्ध करना है वो आपको स्क्रीन पे देखने के लिए मिल जाएगा। आप इसे वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए मैं आपको समझा ही देता हूँ, क्योंकि कई बच्चे होते हैं कि जैसे मैं कहता हूँ कि आप इसे पढ़ लीजिएगा तो शायद वो नहीं पढ़ते होंगे, कई ऐसे होते हैं। तो मैं आपको समझा देता हूँ किस तरह से है। तो देखिए, राजनीति विज्ञान है। जो विद्वान राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानते हैं, उनका तर्क यह है कि विज्ञान एक क्रमबद्ध ज्ञान होता है और राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन भी क्रमबद्ध तरीके से किया जाता है। इसमें प्रयोग संभव है, इसमें भविष्यवाणी करने की क्षमता तथा इतिहास एवं समस्त विश्व इसकी प्रयोगशाला के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं। अर्थात जो विद्वान राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानते हैं, उनका कहना यह है कि जैसे विज्ञान को एक क्रमबद्ध तरीके से क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो वैसे ही हम राजनीति विज्ञान को भी क्रमबद्ध तरीके से ही अध्ययन करते हैं। और इससे हम भविष्यवाणी करने की हम क्षमता रखते हैं कि जो राजनीति विज्ञान है और जो इतिहास है उसमें आगे क्या होने वाला है। वहीं वे विज्ञान जो राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं है, ऐसे विज्ञान यह मानते हैं कि राजनीति विज्ञान के सिद्धांत स्पष्ट नहीं है। यानी कि जो विद्वान राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते, उनका कहना है कि इसके जो सिद्धांत है राजनीतिक विज्ञान के, वो स्पष्ट नहीं है और राजनीति में समान कारण होते हुए भी राजनीति विज्ञान में परिणाम एक जैसे नहीं निकलते। यानी कि कारण एक ही है, फिर भी हर एक पार्टी के वोट वगैरह अलग होते। तो ये उनका मानना है। इसमें प्रयोग करना भी संभव नहीं है, इसकी कोई वास्तविक प्रयोगशाला भी नहीं होती, इसके अध्ययन में वैज्ञानिक विधि को अपनाया जाना संभव नहीं है। तो इस तरह से आपने जाना कि राजनीतिक विज्ञान विज्ञान है भी और नहीं है। इस तथ्य को कैसे समझा हमने। उसके बाद चलते हैं 6 अंक के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की तरफ, जिसमें से 2 हमारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। पहला ये है, मैं आपको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। देखिए कि हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए, इससे विस्तार बताइए। तो राजनीतिक सिद्धांत हमें इसलिए पढ़ना चाहिए, सबसे पहला जागरूक बनाने के लिए और खुद जागरूक बनने के लिए। अगर हमें यही नहीं पता कि हमारे देश की सरकार कैसी है, क्या काम कर रही है, तो हम जानेंगे क्या। तो इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम जागरूक बने और लोगों को भी जागरूक बनाएं। किसके मामले में? राजनीति विज्ञान के मामले में। दूसरा, भविष्य की समस्याओं के सफल समाधानकर्ता तैयार करने के लिए। अर्थात कि जो भविष्य की समस्याएं हैं, आने वाली जो समस्याएं हमने इंटरप्रेट की हैं, यानी कि जो हमने अनुमान लगाया है, तो अगर उनका हमें समाधान करना है तो उनके लिए हमें कुछ ऐसे लोगों को भी तैयार करने की ज़रूरत है जो उनका समाधान कर सकें। तीसरा, समाज में एकता कायम करने के लिए। अब जब व्यक्ति को यही नहीं पता है कि राजनीति है क्या, तो वो आपस में एकता कैसे कायम करेंगे। जब उन्हें पता चल जाएगा, जागरूक बन जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली समाज में एक एकता का जो भाव है वो उत्पन्न हो जाएगा, भाईचारे दोस्ताने का भाव उत्पन्न हो जाएगा। तो इस तरह से समाज में एकता कायम करने के लिए राजनीतिक सिद्धांत हमें पढ़ना जरूरी है। चौथा है, तर्क संगत निर्णय लेने के लिए तैयार करना। अर्थात कि वो अपना इस कैपेबिलिटी का, उनकी जो माइंड कैपेबिलिटी है वो इतनी हो जाए कि वो अपना निर्णय खुद ले सकें, एक ऐसा निर्णय ले सकें जिससे समाज का भला हो, देश का भला हो। ठीक है। तो राजनीतिक सिद्धांत हमें क्यों पढ़ना चाहिए, उसके 4 महत्वपूर्ण जो कारण वो मैंने आपको बताया। आई होप आपको समझ में भी आगे होंगे। उसके बाद एक और प्रश्न है कि राजनीतिक सिद्धांत समानता व स्वतंत्रता से संबंधित प्रश्नों को हल करने में बहुत प्रासंगिक है, कैसे? तर्क से सिद्ध कीजिए। अर्थात राजनीति विज्ञान समानता और स्वतंत्रता से संबंधित प्रश्नों को हल करने में एक प्रासंगिकता है उसमें, वो कैसे, ये बताना है। उत्तर है, राजनीतिक सिद्धांत स्वतंत्रता व समानता से संबंधित प्रश्नों के सरल एवं सहज उत्तर प्रस्तुत करता है। कैसे? यह संपूर्ण मानव समाज के विकास एवं सभ्य उदाहरण प्रस्तुत करती है। अर्थात कि ये जो राजनीतिक सिद्धांत है वो समानता स्वतंत्रता को एक संपूर्ण मानव समाज के विकास एवं सभ्य के रूप में उदाहरण प्रस्तुत करती है। और ये जो मानव बनाने का मार्ग है वो राजनीतिक सिद्धांत हमें सिखाता है तथा गलत रास्ते पर जाने वाले परिणामों से भी हमें अवगत कराती है। यह स्वतंत्रता एवं समानता को अपनाने वाले राष्ट्रों की समृद्धि एवं सफलता की कहानी के माध्यम से संपूर्ण विश्व से गुलामी एवं असफलता को समाप्त करने का रास्ता दिखाता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो स्वतंत्रता और समानता है, ऐसे राष्ट्र जो इन दोनों को अपनाते हैं तो वहाँ पे समृद्धि कैसे हो, सफलता कैसे हो, उसकी कहानी के माध्यम से यह पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में एक गुलामी और जो असफलता होती है उसको समाप्त करने का हमें रास्ता दिखाती है। तो ये तो मैंने आपको समझाया कि राजनीतिक सिद्धांत समानता व स्वतंत्रता से संबंधित प्रश्नों को कैसे हल करती है। तो अगर आप इन सभी को
जो मैंने ये 5 लाइन लिखी, आप इनको 15 लाइन तक लिख देंगे बढ़ा के। मैंने बोला तो बहुत ज़्यादा है, आप इससे आधा भी लिख देंगे तो भी आपको 5-6 नंबर पूरे मिल जाएंगे। तो आई होप 6 नंबर के प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। पढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, जो कि है चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है स्वतंत्रता। अर्थात अब हम जानेंगे स्वतंत्रता, जो स्वतंत्रता है, फ्रीडम है, उसके ही बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसमें से। तो एक नंबर के इसमें से हमारे 4-5 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला है, स्वतंत्रता के लिए प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है? तो स्वतंत्रता के लिए प्रतिबंधों की आवश्यकता इसलिए है, अगर स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं होंगे तो समाज अव्यवस्था की गति में पहुंच जाएगा, लोगों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अर्थात प्रतिबंध नहीं होंगे तो लोग कुछ भी करेंगे और लोगों के बीच में आपस में टकराव की स्थिति उत्पन्न होगी। दूसरा, प्रतिबंधों के स्रोत क्या है? तो प्रतिबंधों के 2 स्रोत है, एक तो कानून के द्वारा है, एक है बल के द्वारा। अर्थात कि जो स्वतंत्रता है उसमें हम कानून के द्वारा भी प्रतिबंध लगा सकते हैं और बल के आधार पर भी लगा सकते हैं। तीसरा है, स्वतंत्रता जो फ्रीडम संबंधी नेताजी सुभाष चंद्र जी के विचार क्या थे? तो उनका कहना था कि वह एक ऐसा सर्वांगीण स्वतंत्रता है, यानी कि वे जो स्वतंत्रता है उस पर नेताजी सुभाष चंद्र का विचार यह है कि जो व्यक्ति उस समाज की हो, अमीर और गरीब की हो, स्त्री और पुरुष की हो, तभी सभी लोगों को, सभी वर्गों की हो। अर्थात जो स्वतंत्रता है वो एक व्यक्ति की भी हो, समाज की भी हो, अमीर की भी हो, गरीब की भी हो, स्त्रियों की भी हो, पुरुषों की भी हो, सभी लोगों की हो और सभी वर्गों की हो। ठीक है, उसके बाद 2 इंपॉर्टेंट प्रश्न और है, जिसमें से पहला कि स्वराज शब्द से आप क्या समझते हैं? तो स्वराज शब्द से अगर एक वाक्य में हम कहें तो अंग्रेज भारत छोड़ो। अर्थात कि जो इंडिया है, जो भारत है, उस पर केवल भारत सरकार का ही राज चले और अंग्रेज भाग जाए, तो स्वराज का अर्थ ये है। बाकी का आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पे क्या है। 5वां है, नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो शीर्षक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। 2 नंबर के इंपॉर्टेंट प्रश्न, जिसमें से पहला है हमारा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं? अर्थात स्वतंत्रता कई प्रकार की होती है, जिसमें से व्यक्तिगत से आप क्या समझते हैं? तो इसका अर्थात है मनुष्य का व्यक्तिगत मामलों में पूरी तरह से स्वतंत्रता होनी चाहिए, जैसे भोजन खाना, वस्त्र खरीदना, शादी विवाह करना, रहन सहन आदि मामलों में राज्य को दखल नहीं देना चाहिए। ठीक है। दूसरा प्रश्न, जॉन स्टुअर्ट मिल का हानि सिद्धांत क्या है? यानी कि एक विद्वान हुए जिनका नाम है जॉन स्टुअर्ट, तो इनका हानि का सिद्धांत क्या है? इनका कहने का मतलब ये है, ऐसे कार्य जो दूसरों पर असर डालते हैं उन्हें परस्पंद कार्य कहते हैं। वे कार्य जो दूसरे लोगों की स्वतंत्रता पर प्रभाव डालते हैं उन्हें हम परसंबंध कार्य कहते हैं। व्यक्ति के ऐसे कार्यों से किसी को हानि हो सकती है अतः इन कार्यों पर बाहरी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, इसे ही हानि का सिद्धांत कहा जाता है। अगर एक वाक्य में कहें तो एक व्यक्ति के द्वारा किए गए दूसरे व्यक्ति पर काम जो कि उसकी स्वतंत्रता पर असर डालते हैं, तो इन पर बाहरी जो लोग हैं उनके द्वारा प्रतिबंध लगाया जाना ही हानि का सिद्धांत कहलाता है। बढ़ते हैं 4 नंबर के प्रश्नों की तरफ। अब ये प्रश्न थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर में भी आता है। नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता में क्या अंतर है? तो दोस्तों ये थोड़ा सा बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये 4 नंबर में नहीं, अर्थात ये आपका 5 नंबर 6 नंबर में भी प्रश्न ये आ सकता है। ठीक है, तो चलिए हम इसे समझते हैं। और दोस्तों इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, तो आप जैसे चैनल पे सर्च करेंगे कि स्वतंत्रता से संबंधित सभी प्रश्न, तो टॉप पे मेरी वीडियो आएगी जिसमें मेरे चैनल का नाम भी लिखा होगा। आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो इसे मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ क्योंकि ये प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है और वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी अगर इसे मैं समझाने बैठा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है वो ये है कि, एक मिनट थोड़ा समय से बड़ा कर लेता हूँ। हाँ, अगला प्रश्न है कि सामाजिक प्रतिबंध से क्या अभिप्राय है? क्या किसी भी प्रकार के प्रतिबंध स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है? तो इसमें हमारा जो नज़रिया पूछा गया दूसरे प्रश्न में वो पूछा गया है। तो देखिए सामाजिक प्रतिबंध क्या है, इनसे अभिप्राय है कि सामाजिक प्रतिबंध का आशय यह है, समूह, समुदाय या राज्य के द्वारा व्यक्ति को चयन, निर्णय या काम करने की स्वतंत्रता पर उसकी प्रतिबंध लगाना। ऐसे प्रतिबंध जो जरूरी हो, जिनसे व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित हो, बिना प्रतिबंध के स्थित अराजकता की हो अवस्था की स्थिति हो जाएगी। अर्थात सामाजिक प्रतिबंधों से जो भी प्रतिबंध लगाए जाते हैं वो एक व्यक्ति के लिए एक तरह से उनके विकास के लिए होते हैं, स्वतंत्रता उसकी सुरक्षित करने होते हैं। अब फिर था प्रश्न कि क्या किसी भी प्रकार के प्रतिबंध स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है? देखिए
सभी प्रकार के जो प्रतिबंध है वो स्वतंत्रता के लिए आवश्यक नहीं है। जो प्रतिबंध जोर जबरदस्ती यानी कि बलपूर्वक लगाए जाते हैं जिसमें शासक वर्ग के हित की पूर्ति हो, वे प्रतिबंध स्वतंत्रता के लिए आवश्यक नहीं है, जैसे तानाशाही शासन व्यवस्था में होता था। जबकि लोकतंत्र देशों में सरकार द्वारा लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए प्रतिबंध लगाना लोगों को उचित परिस्थितियां देना है। अतः वह सामाजिक प्रतिबंध हो जो व्यक्ति को चयन, निर्णय या काम करने की स्वतंत्रता देता है, स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। वे प्रतिबंध स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है जो व्यक्तिगत समूहों तथा राष्ट्र के बीच के संबंधों पर लागू होते हैं। ठीक है, तो आपने समझा कि सामाजिक प्रतिबंधों क्या होते हैं और किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध आवश्यक है या नहीं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि 6 अंक का जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसमें से हमारा एक ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है जिसका प्रश्न है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है, यानी कि जो हम बोलते हैं उसकी जो फ्रीडम है उसका क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ होता है कि अपने विचारों को प्रकट करने की आज़ादी ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहलाती है। दूसरा प्रश्न इसमें है कि आपकी राय में इस स्वतंत्रता पर समुचित प्रतिबंध क्या होंगे, उदाहरण सहित बताइए। अब इसमें हमारे विचार पूछे गए हैं, तो जिस भी प्रश्न में हमारे विचार पूछे जाते हैं उसमें आप कुछ भी लिख के आएंगे तो भी आपको नंबर मिलेंगे, चाहे पूरे ही नहीं आधे नंबर मिलेंगे। अब देखिए हमारा क्या विचार है कि व्यक्ति अपने विचारों को कहकर, लिखकर या किसी भी माध्यम से प्रकट कर सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 की अगर बात करें तो इसके द्वारा नागरिकों को भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। इस स्वतंत्रता पर समुचित प्रतिबंध हैं। कोई भी स्वतंत्रता बंधनों के अभाव में नहीं रह सकती। प्रतिबंधों के कारण ही लोगों की स्वतंत्रता कायम रह सकती है। जी हाँ, जहाँ स्वतंत्रता है वहाँ प्रतिबंधों का होना आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति अपने विचारों को व्यक्त करता है परंतु वह किसी का अपमान नहीं कर सकता या किसी को अपशब्द नहीं कह सकता, तो ये होती स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार स्वतंत्रता पूर्वक कार्य तो कर सकता है परंतु अपनी मनमानी का कार्य नहीं कर सकता जिससे दूसरे व्यक्ति की हानि हो। फिर है कि परंतु राज्य को यह शक्ति दी गई है कि वह देश की अखंडता, सुरक्षता, शांति, नैतिकता आदि को ध्यान में रखते हुए इन अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। यानी कि राज्य के अंदर जो जनता अपने स्वतंत्रता का उपयोग कर रही है, अगर वह उसके देश के लिए, राज्य के लिए अखंडता, सुरक्षा और शांति, नैतिकता को ध्यान में नहीं रखती है, भंग कर रही है इन सभी को, तो राज्य इन अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकता है। राज्य यह भी ध्यान रखता है कि प्रतिबंध इतने भी ना हो कि स्वतंत्रता का नाम ही नष्ट हो जाए। लोकतंत्र राज्यों में सरकार लोगों का स्वतंत्रता की रक्षा करती है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि स्वतंत्रता क्या है व्यक्ति की और इस पे समुचित प्रतिबंध क्या होंगे, उदाहरण से तो हमने आपको बता दिया। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं जिसका नाम है समानता, यानी कि एक जैसा व्यवहार। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसके 1 अंक के इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है। तो 5 प्रश्न है इंपॉर्टेंट, जिसमें से 3 आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, बाकी के 2 भी दिख जाएंगे। पहला प्रश्न ये है कि समानता का महत्व क्या था। समानता का महत्व के बारे में आपको बताना है। तो समानता के कारण सभी व्यक्ति का जो महत्व है वे सम्मान के अधिकारी माने जाते हैं। इसी धारणा ने सार्वभौमिक मानवाधिकार जैसी धारणा को जन्म दिया है। दूसरा प्रश्न है, क्या समानता का मतलब व्यक्ति की हर स्थिति में समान बर्ताव है। ये समान बर्ताव है। क्या समानता का मतलब व्यक्ति की हर स्थिति में समान बर्ताव करना है? नहीं, वरन व्यक्ति की प्रतिभा व क्षमता को ध्यान में रखकर अवसर की समानता मुहैया कराना ही समानता का मतलब होता है। अर्थात व्यक्ति की जो प्रतिभा है उसकी क्षमता को ध्यान में रखते हुए उसे वे अवसर प्रदान कराए जाएं, तो ये होती है समानता का असली मतलब। तीसरा प्रश्न है, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई फ्रांसीसी क्रांति का क्या नारा था। यानी कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उसका नारा क्या था। तो उसका नारा था स्वतंत्रता, समानता व भाईचारा। ठीक है, अर्थात स्वतंत्रता था, समानता था और भाईचारा। उसके बाद 2 और प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ये है कि नारीवाद से आप क्या समझते हैं, वंचित समूह से आप क्या समझते हैं। तो नारीवाद का अर्थ है कि स्त्री पुरुष के समान अधिकारों का पक्ष लेने वाला एक राजनीतिक सिद्धांत है। वही वंचित समूहों की बात करें तो ये लंबे समय से असमानता व शोषण के शिकार व्यक्ति जिन पर जन्म व जातिगत विभिन्नताओं के चलते अत्याचार होते हैं, इन्हें वंचित समूह कहा जाता है। उसके बाद 2 अंकीय इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से सबसे पहला प्रश्न है, न्यायपूर्ण व अन्यायपूर्ण असमानता से क्या अभिप्राय है। तो व्यक्ति के काम के महत्व के आधार पर असमानता न्यायपूर्ण कही जा सकती है। जैसे देश के प्रधानमंत्री व सेना के जनरल को विशेष दर्जा या सम्मान, जबकि व्यक्ति के जन्म व जाति पर आधारित असमानता अन्यायपूर्ण होगी, जैसे मंदिर व सार्वजनिक स्थल में प्रवेश। ठीक है, तो न्यायपूर्ण समझ में आया आपको, अन्यायपूर्ण भी समझ में आ गया होगा।
दूसरा है मार्क्सवाद से आप क्या समझते हैं। तो मार्क्सवाद का अर्थ है कि सामाजिक व आर्थिक असमानता को मिटाने का उपाय निजी स्वामित्व को समाप्त करके आर्थिक संसाधनों पर जनता का स्वामित्व होना चाहिए, इसे मार्क्सवाद कहते हैं। अर्थात मार्क्सवाद सिद्धांत ये कहता है कि सामाजिक व आर्थिक जो असमानता है उसको तभी मिटाया जा सकता है जब संपत्ति पर निजी स्वामित्व होगा। ठीक है, यानी कि जो निजी स्वामित्व है उसको समाप्त कर दिया जाएगा और जो संसाधन होंगे उस पर पूरी जनता का अधिकार होगा, पूरे समाज का अधिकार होगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा प्रश्न है समाजवाद की अवधारणा समझाते हुए भारत के प्रमुख समाजवादी चिंतक का नाम बताइए। अर्थात समाजवाद की जो अवधारणा वो किसने दी थी और उसको समझाइए। तो भारत के प्रमुख समाजवादी चिंतक राम मनोहर लोहिया थे। अब इन्होंने क्या कहा था, समाजवाद का अर्थ है कि असमानता को न्यूनतम करके संसाधनों को न्यायपूर्ण बंटवारा करना है। अर्थात समाजवाद का अर्थ है वो असमानता को न्यूनतम करके संसाधनों को न्यायपूर्ण बंटवारा करना है। ठीक है, उसके बाद 4 अंकीय प्रश्नों को देखते हैं। 2 महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसमें से पहला ये है, क्या प्राकृतिक विभिन्नताएं सदैव अपरिवर्तनीय होती हैं? इस संबंध में अपने विचार उदाहरण के साथ लिखिए। अर्थात जो प्राकृतिक विभिन्नताएं हैं क्या वो सदैव अपरिवर्तनीय होती हैं, यानी कि वो हमेशा बदलती रहती हैं? बदलती नहीं है। ठीक है, उत्तर है नहीं। हाँ, मतलब नहीं, प्राकृतिक विभिन्नताएं सदैव अपरिवर्तनीय नहीं होती, यह परिवर्तनीय हो सकती है। चिकित्सा तकनीक व कंप्यूटर अक्षमता के निराकरण में सहायक हो सकते हैं। प्रसिद्ध भौतिकवादी स्टीफन हॉकिंस का चलने व ना बोल पाने के बावजूद भी विज्ञान में योगदान सराहनीय है। अर्थात कि जो प्राकृतिक विभिन्नताएं हैं वो सदैव अपरिवर्तनीय होती हैं, ऐसा गलत है। ये परिवर्तित हो सकती हैं, जैसे चिकित्सा के रूप में, तकनीक के रूप में, कंप्यूटर के रूप में। और एक उदाहरण दिया गया है कि प्रसिद्ध भौतिकवाद एक विद्वान रहे जिनका नाम है स्टीफन हॉकिंस। वे ना तो चल सकते थे ना ही तो बोल सकते थे, फिर भी उन्होंने विज्ञान में अपना योगदान दिया, जिसे आज सराहनीय माना जाता है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्ल के आधार पर असमानता से निपटने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए, क्या कारगर साबित हुए? अर्थात जो यूएई है, अर्थात जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, वहाँ पर नस्ल के आधार पर जो असमानता चल रही थी उसको मिटाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए और क्या वो कारगर साबित हुए? क्या उससे वो जो असमानता फैली हुई थी वो समाप्त हुई? तो चलिए देखते क्या आंसर है कि 1964 में सिविल राइट एक्ट अर्थात CRA सरकार द्वारा पास किया गया, जिसमें रंग, नस्ल व धर्म के आधार पर समानता की स्थापना का प्रयास था। एक अश्वेत व्यक्ति बराक हुसैन ओबामा, अर्थात जिसे आज हम अमेरिका के राष्ट्रपति के नाम से जानते हैं, बराक हुसैन ओबामा, अमेरिका के सबसे गरिमामय पद पर 2 बार आसीन हो चुके हैं, जो रंग भेद की नीति के नकारे जाने का उदाहरण है। किंतु फिर भी समाज में समय समय पर अश्वेतों के विरुद्ध हिंसा की गूंज सुनाई पड़ती है। अर्थात अभी भी समाज में यह हमें देखने को मिलता है कि जो काले लोग हैं उनके विरुद्ध हिंसा हमें सुनाई देती है। ठीक है, तो 4 नंबर के प्रश्न आप समझ गए। उसके बाद 6 अंकों के प्रश्न है, इसमें आपका एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो कि है, मानव जीवन के सम्मानपूर्वक संचालन के लिए समानता आवश्यक व अनिवार्य है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए समानता के तीनों आयामों को व्याख्या की जाए। तो समानता के 3 आयाम है, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। तो चलिए इन्हें डिफाइन करते हैं, कैसे करेंगे। तो ये जो है मैंने आपकी सपोर्ट मटेरियल से उठाई, ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है। राजनीतिक समानता था सभी नागरिकों को समान नागरिकता प्रदान करना, राजनीतिक समानता में शामिल है। समान नागरिकता अपने साथ मतदान का अधिकार करना, संगठन बनाना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि का अधिकार दिलाना। वहीं आर्थिक समानता की बात करें तो आर्थिक समानता का लक्ष्य होता है धनी व निर्धनी समूहों के बीच की खाई को कम करना। यह सही है, किसी भी समाज में धन या आमदनी की पूरी समानता शायद कभी विद्यमान नहीं रह सकती, किंतु लोकतंत्र राज्य समान अवसर की उपलब्धि कराकर व्यक्ति को अपनी हालत सुधारने का मौका देती है। वही सामाजिक समानता की बात करें तो राजनीतिक समानता व समान अधिकार देना इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में पहला कदम था। साथ ही समाज में सभी लोगों के जीवन यापन के लिए अनिवार्य चीज़ों के साथ पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, पोषक आहार व न्यूनतम वेतन है उसकी गारंटी भी जरूरी मानी गई है। समाज के वंचित वर्गों और महिलाओं को समान अधिकार दिलाना भी राज्य की जिम्मेदारी होगी। ठीक है, तो इस तरह से ये जो प्रश्न था कि मानव जीवन के सम्मानपूर्वक संचालन के लिए समानता आवश्यक व अनिवार्य है, तो तीनों आयामों को मैंने आपको समझा दिया। आई होप आप समझ भी गए होंगे। आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 5 की तरफ, जिसका नाम है सामाजिक न्याय, अर्थात समाज में जो न्याय हो रहा है उसके ऊपर है। ठीक है,
तो इसके जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसमें से सबसे पहला प्रश्न ये है, प्राचीन भारतीय समाज में न्याय संबंधी अवधारणा क्या थी, यानी कि जो पुराना भारत था उसमें न्याय संबंधी जो अवधारणा थी वो क्या थी। तो प्राचीन भारत में जो समाज है वो समाज जो न्याय था वो धर्म के आधार पर जुड़ा था, अर्थात न्यायोचित सामाजिक व्यवस्था कायम रखना राज्य का कर्तव्य था, यानी कि जो राजा था उसका कर्तव्य था कि धर्म के आधार पर न्याय किया जाए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, द रिपब्लिक के लेखक का क्या नाम है। तो जो रिपब्लिक बुक है उसके लेखक का नाम है प्लेटो। तीसरा है, साधारण शब्दों में न्याय का अर्थ बताइए। तो साधारण शब्दों में अगर हम वर्तमान तौर की बात करें तो प्रत्येक व्यक्ति को उसका वाजिब हिस्सा देना, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को उसका वह हिस्सा मिलना चाहिए जो जिसके लिए वह काबिल है। चौथा है, सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए किस भारतीय दार्शनिक का योगदान सर्वोपरि है। तो वो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आपको पता होगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है वो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। हमने पढ़ा था ये पहले चैप्टर में, जो पहली बुक थी। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है नहीं। उसके बाद यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो ये है, रॉल्स के अज्ञानता का अवतरण जो आवरण का तात्पर्य समझाइए, अर्थात रॉल्स का जो अज्ञानता का सिद्धांत है उसे बताना है। तो देखिए 2 अंक के प्रश्न है। उत्तर है कि हम खुद को ऐसी परिस्थिति में होने की कल्पना करें जहां हमें यह फैसला लेना है कि समाज को कैसे संगठित किया जाए और साथ ही हमें यह भी पता ना हो कि समाज में हमारी जगह क्या होगी, तब हम ऐसा निर्णय लेंगे जो सभी के लिए हितकर होगा। अर्थात रॉल्स का जो अज्ञानता का सिद्धांत है उनका कहने का अर्थ ये है कि आप खुद समाज की उस जो जनता है आप वहाँ पे अपने आप को खुद रख के देखिए और सब कुछ भूल जाइए, हर चीज़ एक तरह से आप मतलब अज्ञानी हो जाइए। उसके बाद आप यहाँ पे ये फैसला लीजिए कि समाज को संगठित कैसे किया जाए, तब आप एक ऐसा फैसला ले पाएंगे जो सभी के लिए निर्णायक रहेगा। ठीक है, तो मेरी आवाज़ कहीं कहीं पे जोर हो मतलब तेज़ हो जाती है क्योंकि आपको पता होगा कि बैकग्राउंड है तो यहाँ पे नॉइस ज़्यादा आ रही होती है, तो इसलिए मैं कभी कभी थोड़ा तेज़ भी बोल देता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 कि न्यायपूर्ण वितरण से क्या अभिप्राय है। तो न्यायपूर्ण वितरण का अभिप्राय यह है, सामाजिक न्याय का संबंध जो है वो वस्तुओं और सेवाओं के न्यायोचित बंटवारे से है। यह वितरण समाज के विभिन्न समूहों व व्यक्तियों के बीच होता है जिसमें उन्हें जीने के लिए समान धरातल मिल सके, अर्थात सामाजिक न्याय का जो संबंध है वो वस्तु सेवाओं के एक न्यायपूर्ण बंटवारे से है। यह वितरण समाज के सभी समूहों में एक समान होना चाहिए जो जिससे उन्हें जीने के लिए समान धरातल मिल सके। तीसरा, न्यायपूर्ण समाज की अवधारणा की अपेक्षा की जाती है। न्यायपूर्ण समाज की अवधारणा से क्या अपेक्षा की जाती है। तो इसका अर्थ यह है कि जब न्यायपूर्ण समाज को लोगों के लिए न्यूनतम बुनियादी स्थितियां जरूर मुहैया करानी चाहिए, अर्थात जहां पर न्यायपूर्ण समाज होगा वहां लोगों को न्यूनतम बुनियादी स्थितियां जरूर मुहैया करानी जाए ताकि स्वास्थ्य व सुरक्षित जीवन के साथ साथ समान अवसर के जरिए अपनी प्रतिभा का वह विकास कर सकें। उसके बाद 4 अंक के 3 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, जिसमें से पहला प्रश्न ये है कि मुक्त बाजार के पक्ष व विपक्ष में तर्क दीजिए। तो पहले मुक्त बाजार के पक्ष में तर्क देते हैं। बाजार व्यक्ति की जाति, धर्म या लिंग की परवाह नहीं करता है। बाजार केवल व्यक्ति की योग्यता व कौशल की परवाह करता है। वहीं विपक्ष में बात करें तो मुक्त बाजार ताकतवर व धनी व प्रभावशाली लोगों के हित में काम करने हेतु प्रवृत्त है, जिसका प्रभाव सुविधा विहीन लोगों के लिए अवसरों से वंचित हो सकता है। ठीक है, तो पक्ष में हमने जाना और विपक्ष में जाना कि क्या हो सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, हर किसी को उसका प्राप्य देने का मतलब समय के साथ कैसे बदला है, अर्थात हर किसी को वह हर चीज़ देना जो उसके लिए प्राप्य है, तो इसका अर्थ जो है वो कैसे बदला है ये बताना है। ठीक है, तो देखिए बदलते समय व परिस्थितियों के कारण, अर्थात जैसे जैसे समय बदल रहा है परिस्थितियाँ बदल रही हैं तो व्यक्तियों की आवश्यकताएँ भी बदल रही हैं। जैसे भूमंडलीकरण, तकनीक का विस्तार व्यक्ति की जीवन में महान परिवर्तन ला दिए हैं, इसी के अनुसार जीवन की प्रत्येक क्षेत्र की आवश्यकताएं भी बढ़ गई हैं, बदल गई हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि हर किसी को उसका प्राप्य देने का मतलब ही समय के साथ बदला है। तीसरा प्रश्न, रॉल्स के न्याय का सिद्धांत। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैंने आपको बताया भी है अभी, तो ये थोड़ा सा बढ़ा के दिया हुआ है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। उसके बाद 6 अंक के प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें से एक ही हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और वो ये है कि सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए सरकार द्वारा लागू किए जाने वाले 3 सिद्धांतों पर प्रकाश डालिए। तो हमें सामाजिक न्याय के 3 सिद्धांत बताने हैं। दोस्तों मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, लेकिन सपोर्ट कीजिए, मैं आपके लिए और भी ऐसी वीडियोस लाऊंगा। तो देखिए सामाजिक न्याय की स्थापना के 3 सिद्धांत। पहला,
समान लोगों के प्रति समान बर्ताव, अर्थात सभी के लिए समान अधिकार तथा भेदभाव की मनाही होनी चाहिए। नागरिकों को उनके वर्ग, जाति, नस्ल या लिंग के आधार पर नहीं बल्कि उनके काम कार्यकलापों के आधार पर जांचा जाना चाहिए। अगर भिन्न जातियों के दो व्यक्ति एक ही काम कर रहे हैं तो उन्हें वेतन भी एक मिलना चाहिए। ये सिद्धांत है समान लोगों के प्रति समान बर्ताव। दूसरा है समानुपातिक न्याय। अब समानुपातिक न्याय है कि कुछ परिस्थितियाँ ऐसी भी हो सकती हैं जहाँ समान बर्ताव अन्याय होगा, जैसे परीक्षा में बैठने वाले सभी छात्रों को एक जैसे अंक दिए जाएं, जहाँ मतलब यह न्याय नहीं हो सकता। अतः मेहनत, कौशल व संभावित खतरे की आदि को ध्यान में रखकर अलग अलग पारिश्रमिक दिया जाना न्यायसंगत कहलाता है। तीसरा न्याय का सिद्धांत है विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल। सब जब कर्तव्यों व पारिश्रमिक का निर्धारण किया जाए तो लोगों की जो विशेष ज़रूरतें हैं उसका भी ख्याल रखा जाना चाहिए। जो लोग कुछ महत्वपूर्ण संदर्भों में समान नहीं है उनके साथ भिन्न ढंग से बर्ताव करके उनका ख्याल किया जाना चाहिए। अर्थात यहाँ पे बात अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जा रही है। ठीक है, तो आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा कि जो सामाजिक न्याय है उसके 3 सिद्धांत क्या है। ठीक है, तो आई होप जो चैप्टर नंबर 5 है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों देख सकते हैं अगला चैप्टर है पाठ नंबर 6 जिसका नाम है अधिकार, अर्थात अब हम जानेंगे अधिकारों के बारे में। तो अधिकार चैप्टर से हमारे एक अंक के 4 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो कि आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे। पहला है अधिकार कर्तव्य का क्या अर्थ है। तो सार्वजनिक कल्याण हेतु लोगों को दी जाने वाली सुविधाएं ही अधिकार कर्तव्य कहलाती हैं। दूसरा प्रश्न है विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कर्तव्य से आप क्या समझते हैं। अधिकार प्राप्त करने के बदले में निभाई गई जिम्मेदारियां ही कर्तव्य कहलाती हैं, लेकिन वो संविधान के दायरे में रह के की जाए। चौथा है प्राकृतिक अधिकारों तथा मौलिक अधिकारों में मुख्य अंतर, जन्म से प्राप्त और संविधान द्वारा प्राप्त। ठीक है, बढ़ते हैं अगले 2 अंक के प्रश्नों की तरफ। तो इसमें पूछा गया है कि नागरिकों के राज्य के प्रति किन्हीं 2 कर्तव्यों को बताइए। तो एक तो संविधान का पालन, कानूनों व व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग करना। ठीक है, उसके बाद है कि मिलान करने के लिए। तो मिलान करने के लिए सबसे पहले कि आर्थिक अधिकार किससे संबंधित है। तो वो है जो न्यून भत्ता है उससे संबंधित। नागरिक अधिकार या सामाजिक अधिकार वो किससे संबंधित है। तो वो हमारा स्वतंत्रता से ही संबंधित है। राजनीतिक अधिकार किससे संबंधित है। तो वो है मताधिकार देने से और सांस्कृतिक मातृभाषा शिक्षा पाने के अधिकार से। ठीक है, उसके बाद 4 अंकीय प्रश्न है जिसमें से पहला प्रश्न है कर्तव्य व अधिकार एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, क्या आप इससे सहमत हैं। जी हाँ, इससे सहमत हैं। अधिकार व कर्तव्य एक नज़दीकी संबंध। अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व को पूर्ण नहीं कर सकता, जबकि व्यक्ति समाज के प्रति अपने कर्तव्य नहीं निभाता। कर्तव्य एक दायित्व है जो कि दूसरों के प्रति अपने अधिकारों को इस्तेमाल करने में स्वतंत्रता देता है। अर्थात कर्तव्य व अधिकार एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। यह कहना उचित भी है और अनुचित भी है। वो कैसे, आपने देख लिया। दूसरा प्रश्न है अधिकार राज्य की सत्ता पर कुछ सीमाएं लगाते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो राज्य जो है वो अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर सकता, अधिकार अर्थात कि अधिकारों पर अंकुश नहीं लगा सकता। जनता के हितों का ध्यान राज्य द्वारा रखा जाता है क्योंकि जनता ही लोकतंत्र देशों में सरकार चुनती है। फिर है कि अधिकार ही राज्य को कुछ खास तरीकों से कार्य करने का दायित्व देते हैं। अधिकार यह निश्चित करते हैं कि राज्य व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता की मर्यादा का उल्लंघन किए बगैर काम करे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि अधिकार राज्य की सत्ता पर कुछ सीमाएं लगाते हैं। उसके बाद है कि अधिकार कितने प्रकार के होते हैं। तो अधिकार 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं प्राकृतिक अधिकार, दूसरा नैतिक, तीसरा कानूनी। तो प्राकृतिक अधिकारों में हमारा जीवन का अधिकार आता है, स्वतंत्रता का अधिकार आता है। नैतिक अधिकार में माता पिता की सेवा आती है, बच्चों की शिक्षा आती है। ठीक है, कानूनी अधिकार में मौलिक अधिकार होते हैं, सामाजिक अधिकार, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, इस तरह से। ठीक है, तो हम जानते हैं इसके अंदर क्या क्या अधिकार आते हैं। तो एक ये डायग्राम है कि प्राकृतिक अधिकार के साथ में जो जन्म से मिले हैं स्वतंत्रता है। नैतिक अधिकार व्यक्ति की नैतिक भावनाओं से जुड़े होते हैं, इस टाइप से। कानूनी अधिकार थोड़े अलग टाइप के होते हैं जिसमें से हमारा सबसे पहला मौलिक अधिकार है। तो मौलिक अधिकार में आपके 6 अधिकार यहाँ पे दिख रहे होंगे। ठीक है, तो जिन्हें राज्य ने कानून की मान्यता दी है वो होते हैं मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार भी 4 तरह के होते हैं। मतलब जो कानूनी अधिकार है मौलिक के राजनीतिक, नागरिक और आर्थिक। तो इनके अंदर भी कई प्रकार के, जैसे राजनीतिक में मत देना, निर्वाचन करना, ठीक है, सरकारी पद प्राप्त करना। नागरिक अधिकार देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्थिक अधिकार काम करने का अधिकार, संपत्ति खरीदने का अधिकार। तो इस तरह से हमने जाना कि अधिकार के क्या क्या
कितने प्रकार होते हैं उदाहरण से समझाइए। ठीक है, उसके बाद है कर्तव्य के प्रकार क्या होते हैं। तो कर्तव्य भी 2 तरह के होते हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। नैतिक कर्तव्य होते हैं, एक होते हैं कानूनी कर्तव्य। ये अपने परिवेश से, बच्चों, माता पिता, परिवार से संबंधित होते हैं, समाज से। जबकि कानूनी जो संविधान है, राष्ट्रीय ध्वज है, कानून नियमित रूप से कर देना वगैरह, इस तरह से ये देश के प्रति होते हैं कानूनी कर्तव्य, और नैतिक कर्तव्य अपने समाज के प्रति। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 है नागरिकता। अर्थात आपको पता होगी करंट में नागरिकता के ऊपर बहुत सारा मामला छिड़ा हुआ है, तो नागरिकता के ऊपर यहाँ पे चैप्टर दिया गया है। तो ये मतलब इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, जिसमें से पहला प्रश्न है नागरिकता से आप क्या समझते हैं। तो नागरिकता का अर्थ है कि एक राजनीतिक समुदाय पूर्ण और समान सदस्यता जिसमें कोई भेदभाव ना हो। अर्थात एक राजनीतिक समुदाय पूर्ण और समान सदस्यता होना जिसमें कोई भी भेदभाव नहीं हो, उसे कहते हैं नागरिकता। शरणार्थी क्या होता है। तो शरणार्थी आपको पता होगा कि युद्ध काल और प्राकृतिक आपदाओं से विस्थापित होकर एक देश से दूसरे देश में लोगों का आना शरणार्थी कहलाता है। दूसरा, बाहरी लोगों से क्या अभिप्राय। तो बाहरी लोग भी एक तरह से शरणार्थी ही होते हैं। ठीक है, फिर ये है कि चौथा है मुंबई कर के लिए नारा का क्या अर्थ है। अर्थात इसका अर्थ है कि मुंबई में केवल मुंबई के लोग ही रहेंगे, बाहर के नहीं रहेंगे। ठीक है, तो मुंबई कर से ये अभिप्राय है। विश्व नागरिकता से क्या अभिप्राय है। तो विश्व नागरिकता से अभी ये अभिप्राय है जहाँ राष्ट्रीय सीमाएं ना हो तब शरणार्थी समस्या नहीं होगी, समस्याओं के समाधान सबके समर्थन से होंगे। अर्थात जो विश्व नागरिकता है उसका कहने का ये अर्थ है कि जहाँ राष्ट्रीय सीमाएं नहीं होंगी वहाँ शरणार्थी की समस्या नहीं होगी और समस्याओं का समाधान सबके समर्थन से होगा। ठीक है, उसके बाद 2 अंकीय प्रश्न ये है कि एक नागरिक का दूसरे नागरिक के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए। तो आपको पता है क्या कर्तव्य होना चाहिए। आपस में सम्मान करना चाहिए, रोजमर्रा के जो जीवन है उसे सम्मिलित करके योगदान से अपना दायित्व निभाना चाहिए। रंगभेद की नीति का क्या अभिप्राय। अर्थात गोरे एवं काले लोगों के बीच जो भेदभाव हुआ है दक्षिण अफ्रीका में, उसे कहते हैं रंगभेद की नीति। फिर नागरिकता प्राप्त करने के 2 तरीके बताइए। तो राज्यकृत नागरिकता होती है, विवाह द्वारा किया जा सकता है, नौकरी के द्वारा, आवेदन द्वारा। और वही नागरिकता खो जाने के कारण कहें तो देशद्रोह भी हो सकता है, विदेशी विवाह के द्वारा भी। जिस तरह से हम ये राज्य नागरिकता प्राप्त करते हैं वैसे ही हमारी नागरिकता एक दूसरे देश की खोई भी जा सकती है। ठीक है, उसके बाद 4 अंकीय प्रश्न है कि विश्व नागरिकता आज एक आकर्षण बन गई है, क्योंकि विश्व ऐसा माना जाता है कि इससे राष्ट्रीय सीमाओं के दोनों तरफ उन दिक्कतों का सामना करना सरल हो सकता है जिसमें बहुत से देशों की सरकारों और लोगों की संयुक्त कार्यवाही होती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने जाना कि जो विश्व नागरिकता है वो आज एक आकर्षण बन गई है, क्योंकि इससे व्यक्ति पूरे देश में कहीं पर भी घूम सकता है और जो पूरे देश की समस्या है उनको अपना देश मिलाकर कई देश मिलकर उसे ख़त्म कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है शरणार्थियों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इन्हें कई समस्याओं का समस्या का सामना करना पड़ता है शरणार्थियों को। पहली है कोई देश इन्हें स्वीकारता नहीं है। दूसरा, वे शिविरों या अवैध प्रवासी के रूप में रहने के लिए विवश हो जाते हैं। वे अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं सकते, संपत्ति अर्जित नहीं कर सकते। ठीक है, तो छोटा मोटा काम करके ही वो अपना गुजारा करते हैं। तो ये थी हमारे शरणार्थियों की जो समस्या है, और ये था हमारा विश्व नागरिकता आज एक आकर्षण बन गई उसके ऊपर। और फिर है अगला प्रश्न कि बाहरी तथा भीतरी समस्या का वर्णन करें। तो भीतरी समस्या वो है जो समाज स्वीकृति प्राप्त कर लेते हैं और सरकार से नागरिकता का अधिकार ले लेते हैं। वही बाहरी समस्या का बात करें तो जो समाज व राज्य से स्वीकृति प्राप्त नहीं कर पाते। अर्थात भीतरी समस्या वह है कि जो समाज की स्वीकृति प्राप्त कर लेते हैं और सरकार से नागरिकता का अधिकार भी ले लेते हैं। तो ये हो जाता है कई बार कि ये समस्या हो जाती है, हम उन्हें पहचान नहीं पाते। वहीं बाहरी बात करें तो वे समाज व राज्य से स्वीकृति प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो 6 अंकीय प्रश्न, जिसमें से पहला प्रश्न ये है लोकतंत्र एक बुनियादी सिद्धांत है कि विवादों का निदान बल प्रयोग की अपेक्षा संधि वार्ता तथा विचार विमर्श से हो। आपके अनुसार क्या तरीका विश्व नागरिकता को बढ़ावा देगा। तो आप इस प्रश्न को वीडियो को पॉज करके इसका आंसर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न है भारत एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष राज्य है कैसे। अर्थात भारत में लोकतंत्र भी है और भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य भी है कैसे।
तो यह राज्य का शब्द, जो राज्य शब्द है उसका उपयोग देश के लिए हुआ है। तो उत्तर है स्वतंत्रता आंदोलन का आधार व्यापक था और भिन्न धर्म, क्षेत्र और संस्कृति के लोगों का आपस में संबंध होकर प्रयत्न करने पड़े। भारत में विभाजन को रोका तो नहीं जा सका, परंतु स्वतंत्र भारत में धर्मनिरपेक्ष और समावेशी चरित्र को कायम रखा गया। यह निश्चय संविधान में शामिल किया गया। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ सुदूरवर्ती समुदायों और कई अन्य समुदायों को पूर्ण तथा समान नागरिकता देने का प्रयास किया गया है। अर्थात अगर हम भारत की बात करें तो विभाजन से पहले भी और विभाजन के बाद भी और विभाजन के दौरान भी भारत ने लोकतंत्र को अपनाए रखा। एक सभी धर्म है उसका सम्मान किया। सभी धर्मों के लोगों ने एक स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, इसको एक तरह से सफल किया। तो उस तरह से देखा जाए तो अभी भी भारत में कई ऐसे द्वीप हैं जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे कुछ अभी भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं, लेकिन उन्हें भी भारत के द्वारा मदद प्राप्त करवाई जाती है। तो भारत एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष राज्य है। आई आप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे है चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है राष्ट्रवाद। अब ये थोड़ा सा देखने में अच्छा चैप्टर लग रहा है आपको, लेकिन ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जानते हैं कि सबसे पहले राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है। तो राष्ट्रवाद का अगर हम अपनी तरफ से कहें या सामान्य जनता की राय में कहें तो राष्ट्रीय ध्वज, देशभक्ति, देश के लिए बलिदान जैसे बातें राष्ट्रवादी कहलाते हैं। दूसरा प्रश्न है राष्ट्र शब्द से क्या अभिप्राय है। तो राष्ट्र शब्द एक तो था राष्ट्रवाद, अब है राष्ट्र। राष्ट्र के सदस्य के रूप में हम अपने राष्ट्र के अधिकतर सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से ना कभी जान पाते हैं और ना उनके साथ वंशानुगत संबंध होता है, फिर भी हम राष्ट्र का सम्मान करते हैं। अर्थात एक ही देश में रह के उस देश के सभी लोग आपस में कभी नहीं मिलते, कभी जानते भी नहीं है, फिर भी उस देश के प्रति उनका सम्मान जो होता है वही राष्ट्र कहलाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है एक संस्कृति एक राज्य का सिद्धांत का क्या अर्थ है। अर्थात एक राज्य में एक ही संस्कृति के लोग निवास करेंगे, जो कि मुंबई कर के लिए हुआ था। चौथा प्रश्न है राष्ट्र के निर्माण में इतिहास का क्या योगदान रहता है, यानी कि जो राष्ट्र का निर्माण है उसमें इतिहास का क्या योगदान होता है। तो राष्ट्र के सदस्य के रूप में हम सभी राष्ट्र को मानते हैं, क्योंकि हम सभी के अंदर एक ऐतिहासिक पहचान जो है वो बनी हुई है। हमारे देश के प्रति हमारे मन में एक ऐतिहासिक पहचान बनी हुई है। ठीक है, आगे 2 अंकीय प्रश्नों के उत्तर है, जिसमें से पहला प्रश्न है राष्ट्रवाद ने लोगों को संगठित किया है, साथ ही विभाजित किया कैसे। तो राष्ट्रवाद ने उत्कर्ष निष्ठा के साथ गहरे विद्वेषों को प्रभावित किया है, इससे जनता को एकत्र किया है तो विभाजित भी किया। अर्थात राष्ट्रवाद ने जो निष्ठा के साथ में गहरे विद्वेष, निष्ठा और जो विद्वेष वाले लोग थे उन दोनों को प्रोत्साहित किया, जिससे जनता एकत्र भी हुई है, विभाजित भी हुई है। दूसरा प्रश्न है राष्ट्र शब्द और राष्ट्रवाद में क्या अंतर है। तो ऑलरेडी मैं राष्ट्रवाद आपको समझा चुका हूँ और राष्ट्र भी आपको समझा चुका हूँ, ये समझाने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप फिर भी समझना चाहते हो तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए। ठीक है, तीसरा है साझी राजनीतिक पहचान से क्या अभिप्राय, अर्थात जो साझी राजनीतिक पहचान है उसका क्या अर्थ है। देखिए आंसर है कि अधिक समाज सांस्कृतिक रूप से विविधता से भरे हैं। एक ही भू क्षेत्र में विभिन्न धर्म और भाषाओं के लोग मिलजुल कर रहते हैं, इसलिए अच्छा होगा कि यदि हम राष्ट्र की कल्पना राजनीति शब्दावली में करें, ना कि संस्कृति जो सांस्कृतिक पद है उसमें। लोकतंत्र में किसी खास नस्ल, धर्म या भाषा से संबद्धता की जगह एक मूल्य समूह के प्रति निष्ठा की आवश्यकता होती है, तो इसे कहते हैं हम राजनीतिक साझी पहचान। ठीक है, उसके बाद 4 अंकीय प्रश्न है, जिसमें से पहला प्रश्न ये है राष्ट्रवाद ने राज्यों को जोड़ा भी है तोड़ा भी है कैसे। आंसर देखते हैं। राष्ट्रवाद ने 19वीं शताब्दी के यूरोप में कई छोटी छोटी रियासतों को एकीकरण से बृहत्तर राष्ट्र बनाने की स्थापना का मार्ग दिखाया। आज के जर्मनी, इटली का जो गठन है वो एकीकरण और सुदृढ़ीकरण की इसी प्रक्रिया के माध्यम से बना। किंतु राष्ट्रवाद ने बड़े बड़े साम्राज्य को पतन में भी भागीदार है, जैसे 20वीं शताब्दी में यूरोप में ऑस्ट्रियाई, हंगेरियाई और रूसी साम्राज्य तथा इनके साथ एशिया और अफ्रीका में फ्रांसीसी, ब्रिटिश, डच, पुर्तगाली साम्राज्य के बंटवारे के मूल में भी राष्ट्रवाद ही था। अर्थात राष्ट्रवाद ने राज्यों को जोड़ा भी है तोड़ा भी है, वो इन दोनों उदाहरणों से हम समझ सकते हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न है 4 अंक का कि एक संस्कृति एक राज्य, इस नीति से क्या अभिप्राय है, क्या नीति प्रयोग में लाना संभव है। देखिए इसका जो एक संस्कृति एक राज्य है, इस नीति का अभिप्राय ये है कि इसकी जो धारणा है वो 19वीं शताब्दी में यूरोप में सामने आई। परिणाम स्वरूप प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात राज्यों की पुनर्स्थापना में इस विचार को परखा गया, परंतु आत्मनिर्णय की सभी मांगों को संतुष्ट करना संभव नहीं था। वहीं आज भी इस नीति का प्रयोग में ला पाना संभव नहीं है।
नहीं है, नहीं तभी बहुलवाद की प्रचलन है। ठीक है, अर्थात बहुत से समुदाय और संस्कृति के लोग एक देश में फल फूल सकते हैं। ठीक है, तो एक संस्कृति एक राज्य, इस नीति से क्या अभिप्राय समझ में आया? क्या इस नीति का प्रयोग में लाना संभव है? इसका संभव है भी और नहीं भी है, तो वो आपको इससे पता चल गया। उसके बाद है कि राष्ट्रवाद के मार्ग में आने वाली कठिनाइयाँ कौन सी हैं। यानी कि राष्ट्रवाद को अगर हम देखें कि ये एक इसके सामने कोई कठिनाइयाँ आ सकती हैं, तो वो है सांप्रदायिकता, अर्थात धर्म के आधार पर लोगों में लड़ाइयाँ होना। जातिवाद, जाति के आधार पर समाज में लोगों में लड़ाइयाँ होना। क्षेत्रवाद की, यहाँ पे केवल इसी क्षेत्र के लोग रहेंगे। ठीक है, भाषा यानी कि हमारी हिंदी है, इंग्लिश है, जो भी भाषा है उस भाषा के आधार पे राष्ट्रवाद में के मार्ग में कठिनाइयाँ आती है। नस्लवाद के आधार पे तेरी नस्ल गोरी है, तू काला है, तू पीला है, तू मोटा है, तू नीला है, तो उसके आधार पे भी जो राष्ट्रवाद है उसके मार्ग में कई सारी कठिनाइयाँ देखने को मिलती हैं। उसके बाद 6 अंकीय प्रश्न है, जिसमें से पहला प्रश्न और लास्ट प्रश्न यही है कि संघर्षवादी ताकतों से निपटने में तानाशाही सरकारों की बजाय लोकतांत्रिक सरकारें अधिक कारगर सिद्ध हुई हैं। तो ये प्रश्न जो है, इसका आंसर मुझे समझाने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि ये तो बहुत ही जैसा प्रश्न है, फिर भी समझाता हूँ। देखिए, लोकतांत्रिक सरकारें समतामूलक व समावेशी होने के लिए संघर्षवादी ताकतों से निपटने में निपुण होती हैं, बजाय तानाशाही सरकारों के। आज संसारिक विश्वग्राम का स्वरूप देख रहा है, ऐसे में संघर्षवादी शक्तियाँ उस स्वरूप में बाधा उत्पन्न करती हैं। ऐसे भागों से लोकतंत्र ढंग से समाधान किया जा सकता है। इसमें संबंधित देशों को अपना योग्यता और दक्षता का परिचय देना होगा। फिर है, यह आवश्यक है कि हम राष्ट्रीय पहचान के इनके दावों की सत्यता को स्वीकार करें, परंतु इसका यह आशय कदापि नहीं है कि हम राष्ट्रवाद के यहाँ पे थोड़ा सा ये वर्ड अटपटा है, मतलब असहिष्णु और एक जातीय स्वरूपों के साथ कोई सहानुभूति बरतें। तो अर्थात यहाँ पे हमें जो समाज है उसको एक राष्ट्रीय पहचान के दावों की सत्यता है उसको स्वीकार करनी होगी, और लेकिन इसका आशय ये कतई भी नहीं है कि हम राष्ट्रवाद को एक तरह से खतरे में डाल रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि एक जातीय रूपों के रूप में, यानी सभी जातियों का हम सहानुभूति बरतते हैं। तो इस तरह से हमने जाना कि संघर्षवादी ताकतों से निपटना है, उसमें तानाशाही सरकारों की बजाय लोकतांत्रिक सरकारें ही अधिक कारगर सिद्ध होती हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर जो पहला वो 6 का आपको समझ में आया हो। तो दोस्तों आगे है हमारा चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है धर्मनिरपेक्षता, अर्थात अब हम जानेंगे धर्मनिरपेक्षता के बारे में। तो सबसे पहले प्रश्न यही उठता है कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है। तो देखिए, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है। पहला क्वेश्चन, विभिन्न धर्मों के बीच बिना भेदभाव के समान अवसर प्रदान करना, अर्थात कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का उसे समान जो अवसर है वो बिना भेदभाव के दिए जाएंगे। दूसरा, कश्मीरी पंडितों को कौन से राज्य से निकाला गया था, वो है जम्मू कश्मीर। कई बार बच्चे लिखते हैं जम्मू और कश्मीर, लेकिन इसका पूरा नाम है जम्मू कश्मीर। तीसरा, सिख धर्म के दंगे कब हुए थे। तो सिख धर्म के दंगे 1984 में हुए थे और दिल्ली में हुए थे, दिल्ली अमृतसर में हुए थे। ठीक है। चौथा प्रश्न है, धर्म के 2 मुख्य दोष कौन से। तो धर्म के 2 मुख्य दोष, एक तो धर्म के अंदर वर्चस्ववाद और धर्म के बीच। एक तो धर्मों के अंदर होता है, एक धर्म के खुद के अंदर होता है। धर्मों के अंदर अर्थात कि उसके कई धर्म है उनके अंदर होता है, एक धर्म के बीच में होता है। ठीक है। पांचवा प्रश्न है, भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया। तो 42वें संविधान संशोधन के दौरान 1976 में जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, अनुच्छेद 25 से 28 किसके लिए बनाया गया है। तो धार्मिक अधिकार के लिए बनाया गया है। ठीक है। उसके बाद 2 अंकीय प्रश्न है, जिसमें से 4-5 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला कि धर्मनिरपेक्षता बनाए रखने के 2 उपाय बताइए। तो राज्य सत्ता चलाने वाले किसी भी धर्म से संबंधित ना हो, किसी धर्म की तरफदारी ना करना था। जो राज्य सत्ता चला रहा है वो किसी भी धर्म से संबंधित नहीं होना चाहिए और वह किसी भी धर्म की तरफदारी ना करे। दूसरा प्रश्न, धर्मनिरपेक्षता की 2 कमियां। सबसे पहली कमियां कि वोट बैंक की राजनीति के ऊपर ये काम करती है। तीसरा, एक असंभव परियोजना है, अर्थात धर्मनिरपेक्षता एक असंभव परियोजना है, इसकी एक कमियां है। ठीक है, वोट बैंक की राजनीति के तौर पे से उपयोग किया जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है
पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र क्या है, ये वर्चस्ववाद का उदाहरण कैसे है। तो पश्चिमी जो धर्मनिरपेक्षता है उसका मूल मंत्र है धर्म तथा राज्यसत्ता का संबंध अलग अलग करना, दोनों एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं कर पाना। अब ये वर्चस्व का उदाहरण कैसे, वो ऐसे समझते हैं। इंटरनेट का प्रयोग आजकल हम सभी कर रहे हैं, पश्चिमी पोशाक पहन रहे हैं, मैकडोनाल्ड है उसका खाना खा रहे हैं, उसका पानी पी रहे हैं। ऐसी लाखों चीज़ें जो पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता का एक मूल मंत्र है उससे आई हैं, तो वो उसको हम कहते हैं पश्चिमी, ये वर्चस्ववाद का उदाहरण है, इसे हम कहते हैं वर्चस्ववाद। ठीक है। उसके बाद 4 अंकीय प्रश्न है, जिसमें से पहला प्रश्न है सांप्रदायिकता है उसका क्या अर्थ है, इसे रोकने के क्या उपाय है। प्रश्न 1, सांप्रदायिकता क्या है, इसको रोकने के क्या उपाय है। तो देखिए, अपने धर्मों को अधिक महत्व देना, दूसरे धर्मों को हीन समझना ही सांप्रदायिकता कहलाता है। अर्थात मेरा ही धर्म सर्वोपरि है, मेरा ही धर्म पूरी दुनिया में चलेगा, इससे कहते हैं सांप्रदायिकता। इसे रोकने के उपाय, पहला, भेदभाव करने वाले राजनीतिक दलों की मान्यता समाप्त करना। अर्थात जो राजनीतिक दल भेदभाव करते हैं धर्मों के बीच पर, उसकी मान्यता को समाप्त करना। दूसरा, अधिकारी को दंडित करना, अर्थात जो अधिकारी ये काम करते हैं उन्हें दंडित किया जाए। तीसरा, शिक्षा सामग्री में बदलाव, अर्थात जो स्कूलों में कई स्कूल में क्या होता है कि धर्म के आधार पर पढ़ाई होती है, तो यहाँ पे क्या किया जाना चाहिए कि एक कानून बना के शिक्षा सामग्री में बदलाव किया जाए। चौथा है, भेदभाव पैदा करने वाले समाचारों पर रोक, अर्थात कई बार हम देखते हैं कि आज इस मुस्लिम में हिंदू को मारा, हिंदू को मुस्लिम ने मारा। इसलिए से क्या होता है कि जो समाचार पत्र होते हैं वो ऐसी कुछ ज़्यादा ही अतिशयोक्ति करके समाचार लिखते हैं, तो ऐसे भेदभाव पैदा करने वाले समाचारों पर भी रोक लगाई जाए। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्ष राज्य की आलोचना क्यों की जाती है। अर्थात राज्य तो धर्मनिरपेक्ष है, फिर भी उसकी आलोचना क्यों करते हैं। पहला पॉइंट, धर्मनिरपेक्षता एक असंभव परियोजना मानी जाती है। अर्थात जो लोग धर्मनिरपेक्षता की आलोचना करते हैं वो कहते हैं कि धर्मनिरपेक्षता एक असंभव परियोजना है। दूसरा, वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा मिलता है। अर्थात धर्मनिरपेक्षता के कारण ही जो राजनीतिक दल है वो वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा देते हैं। तीसरा है, अल्पसंख्यकों को आर्थिक सहायता जो समानता के आधार का विरोध है। अर्थात जो अल्पसंख्यक है उनको आर्थिक सहायता नहीं दी जाती है, जो कि उनका एक अधिकार है संविधान में कि समानता का अधिकार, ये उसका विरोध है। ठीक है। उसके बाद 6 अंकीय प्रश्न है, जिसमें से पहला प्रश्न है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता की आलोचना की चर्चा क्यों, यानी कि जो भारत ने धर्मनिरपेक्षता का मॉडल अपनाया है उसकी अवहेलना क्यों की जाती है। तो वो देखिए, धर्म विरोधी पश्चिम से आयातित अल्पसंख्यकवाद को बढ़ावा, हस्तक्षेपकारी वोट बैंक की राजनीति। तो अब हम जानते हैं कि इसकी आलोचना क्यों की जाती है। तो आलोचना इसकी कई प्रकार से की जाती है, जैसे अनुच्छेद 24, 25, 26, 27, 28, इस तरह से देख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। देखिए, अनुच्छेद 25 है, अनुच्छेद 26 में क्या कहा गया है। ठीक है। फिर अनुच्छेद 27 और अनुच्छेद 28 में किस तरह से कहा गया है। ठीक है। उसके बाद कुछ पॉइंट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, आप इन सभी को वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो आई होप कि ये वाला जो प्रश्न है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता की आलोचना क्यों की जाती है, तो वो आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अगला चैप्टर है हमारा पाठ नंबर 10, जिसका नाम है शांति, क्वाइट, पीस। ठीक है। तो शांति के बारे में देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें से एक एक अंक के हमारे 4 महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न है हमारा कि शांति से क्या अभिप्राय है। तो युद्ध रहित व्यवस्था, अर्थात युद्धों का अभाव ही शांति कहलाता है। शांति का महत्व क्या है, तो विश्व विकास के लिए जरूरी है। शांति के बारे में कोई 2 बाधा है, एक तो आतंकवाद है, एक है शस्त्रों की होड़। ठीक है। उसके बाद है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का अर्थ लिखें। तो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का अर्थ है कि शांतिपूर्ण सहयोग से स्वयं जीना व जीने देना। ठीक है। उसके बाद 2 अंकीय प्रश्न है, शांति स्थापना में राज्य का संबंध। शांति स्थापना में राज्य का क्या संबंध होता है, तो मानव जाति के साथ समान व्यवहार राज्य के द्वारा किया जाना चाहिए। शांति व मानव कल्याण हेतु राज्य बल का प्रयोग नहीं कर सकता, अर्थात यहाँ पे कर सकता है, लेकिन वो तब जब जो सिचुएशन है वो थोड़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो। ठीक है। उसके बाद है असमानता किस प्रकार शांति को हानि पहुंचा सकती है। तो शांति व समरसतापूर्ण संबंधों का अभाव होगा, प्रतिद्वंद्विता एवं घृणा का साम्राज्य होगा। अर्थात वहाँ पे शांति नहीं होगी, संबंध नहीं होंगे, प्रतिद्वंद्विता होगी, वहाँ पे घृणा होगी अगर असमानता है वहाँ पे।
ठीक है, तो यह शांति को हानि जरूर पहुंचाएगी। दूसरा है, हमारे समाज में हिंसा बढ़ाने या पनपने के क्या कारण है? तो हमारे समाज में बहुत से ऐसे कारण, जैसे जातिगत है, सांप्रदायिकता है, क्षेत्रवाद है, आपसी ईर्ष्या है, स्वार्थपरकता है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत से कारण हैं जिससे हमारे समाज में हिंसा पनप रही है। 4 अंकीय प्रश्न है, जिसमें से पहला प्रश्न है हमारा, देखते हैं स्क्रीन पे। राज्य किस प्रकार शांति कायम रख सकते हैं, अर्थात जो राज्य है वो शांति को कैसे कायम रख सकते हैं? पहला है कानूनों का निर्माण, अर्थात वो ऐसे कानूनों का निर्माण करें जिससे कोई भी व्यक्ति इस कानून के उल्लंघन करता है तो वह शांति का उल्लंघन कर रहा है, इसलिए उसे सजा दी जाए। अधिकारों की रक्षा करना, अर्थात जो शांति है उसको तभी कायम किया जा सकता है जो कानून के द्वारा अधिकार दिए गए, जो संविधान के द्वारा जो अधिकार दिए गए उनकी रक्षा की जाए। तीसरा है अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना, अर्थात जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वाले लोग हैं उनके जो हित हैं, उनके जो अधिकार हैं, उनकी रक्षा की जाए। चौथा, बाहरी आक्रमणों से रक्षा। एक तो होता है समाज में ईर्ष्या का भाव, एक होता है कि बाहरी देशों से बाहरी आक्रमण की जो आक्रमण हो रहे हैं उनसे रक्षा करना है। ठीक है, तो इस तरह से राज्य शांति कायम कर सकता है। उसके बाद है इम्पोर्टेंट प्रश्न, शांति कायम करने वाले विश्व के 4 क्षेत्रों के बारे में लिखें जहां परमाणु हथियारों पर पाबंदी है। अर्थात शांति कायम करने वाले विश्व के 4 क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर परमाणु हथियारों पर पाबंदी है। पहला है दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र, दूसरा लैटिन अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र, तीसरा है दक्षिण पूर्वी एशिया, चौथा है अफ्रीका और पाँचवा है दक्षिण प्रशांत क्षेत्र। एक बार दोबारा देख लीजिए, पहला है दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र, दूसरा लैटिन अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र, तीसरा दक्षिण पूर्वी एशिया, चौथा है अफ्रीका और पांचवा दक्षिण प्रांत क्षेत्र। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मतलब जब आप अपनी बुक पढ़ेंगे तो आपको उसमें ये देखने को मिल जाएगा, इस चैप्टर का जो चैप्टर नंबर 9 है शांति के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसे एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ कि ये एक्सप्लेन करूँगा तो बहुत टाइम हो जाएगा। ऑलरेडी वीडियो आपकी 55 मिनट की हो चुकी है। फिर आगे कि आपके विचार से शांति को लंबे समय तक किस प्रकार बनाए रखा जा सकता है? तो शांति को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए बहुत से यहाँ पे नियम हैं। जैसे पहला है अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाया जाए, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ ऐसे कानून बनाए जाए जिसके दायरे में रहकर ही काम किया जाए, उसके दायरे से रहकर अगर कोई काम किया जाए जिससे शांति भंग होती है तो उन्हें सजा दी जाए। संप्रभुता का सम्मान, अर्थात सभी देशों के जो लोग हैं वो अपने देश का सम्मान करें। तीसरा निशस्त्रीकरण, अर्थात जो लोग हथियारों की होड़ है उसे समाप्त किया जाए। चौथा शक्ति संतुलन, अर्थात देशों में आपस में एक शक्ति संतुलन किया जाए, आपस में व्यापार वगैरह किया जाए, हर तरह से मतलब एक दूसरे का सहयोग करें। पाँचवा है सामूहिक उत्तरदायित्व, अर्थात जो लोग हैं वो आपस में उत्तरदायित्व को समझें। और फिर छठा है जनमत, अर्थात लोगों का जन्म से प्रभाव। ठीक है, तो चलिए इसे भी हम देख लेते हैं एक बार कि क्या मतलब आगे के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों अगला चैप्टर है हमारा पाठ नंबर 11, जिसका नाम है विकास अर्थात डेवलपमेंट। तो चलिए इसको देखते हैं। इसमें से 1 अंक के हमारे 5 इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, जैसे 3 आपको स्क्रीन पे देखेंगे। पहला, विकास का क्या तात्पर्य है? तो विकास का तात्पर्य है उन्नति, प्रगति, कल्याण और बेहतर जीवन की अभिलाषा। दूसरा है विकास की प्रचलित अवधारणा किस नियम पर आधारित है? तो यह अवधारणा ऊपर से नीचे के नियम पर आधारित है, मतलब ऊपर ने नीचे पर नियम के आधार पर आधारित है। इसमें यह आशा की जाती है कि समाज में ऊपर से नीचे की ओर रीस कर समाज के सबसे निर्धन और वंचित वर्गों पर पहुंचेगा, परंतु व्यवहार में ऐसा नहीं हुआ। अर्थात जो विकास की प्रचलित अवधारणा है वो उसका नियम यह है कि सबसे पहले ऊपर के लोग फिर नीचे के लोग उसका जो रस है उसका मतलब विकास है करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऊपर का विकास होता रहता है, नीचे का जो दबे कुचले लोग हैं, यहाँ पे गरीब और अमीर की बात की है तो ये इस तरह से है। ठीक है, जैसे विकास का उद्देश्य क्या होता है? तो विकास का उद्देश्य होता है अर्थव्यवस्था में आत्मनिर्भरता लाना तथा रोजगार में वृद्धि करना। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है विकास के प्रमुख प्रतिरूप कौन से हैं? तो इसके कई सारे प्रतिरूप हैं। बाजार अर्थव्यवस्था के प्रतिरूप, कल्याणकारी राज्य का प्रतिरूप, विकास समाजवादी प्रतिरूप और विकास का गांधीवादी प्रतिरूप। तो ये अलग से 4 नंबर में भी पूछा जा सकता है, तो आप इसको जरूर से रेडी कर लीजिएगा। 5वां यूएनडीपी का पूरा नाम। तो यूएनडीपी का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, अर्थात संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। उसके बाद 2 अंकीय प्रश्न है हमारे, 3-4 प्रश्न है, जिसमें से पहला है मानव विकास प्रतिवेदन क्या है?
तो मानव विकास प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम के द्वारा विकास को मापने का एक नया तरीका है। इसमें साक्षरता और शैक्षिक स्तर, आयु, संभावित और मातृ मृत्यु दर जैसे विभिन्न सामाजिक संकेतकों के आधार पर देशों का दर्ज निर्धारित किया जाता है। अर्थात मानव विकास प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्र विकास संघ के द्वारा एक विकास को मापने का एक नया तरीका, जिसमें साक्षरता और शैक्षिक स्तर को, आयु और जो मृत्यु दर है उसको विभिन्न सामाजिक संकेतकों के द्वारा मापा जाता है। दूसरा, विकास के ऊपर से नीचे की रणनीति के महत्वपूर्ण क्या कारण है। तो देखिए, यह रणनीति अत्यधिक महंगी साबित हुई है। इसकी वित्तीय लागत बहुत अधिक होने के कारण विकासशील देशों में विकसित देशों से आर्थिक सहायता और कर्ज लेना पड़ा है। दूसरा है, काफ़ी अधिक संख्या में लोगों ने उनके घरों और क्षेत्रों से विभाजित होना पड़ा है। संस्कृति और आजीविका को भी हानि पहुंची है। ठीक है। उसके बाद है, विकास का मॉडल विकासशील देशों ने अपनाया, उसकी आलोचना किस आधार पर की जाती है। अर्थात जो विकास का मॉडल है वो विकासशील देशों ने अपनाया, इसकी आलोचना किस आधार पर की जाती है। तो देखिए, विकास की संकीर्ण अर्थों में परिभाषा आर्थिक विकास की दर में वृद्धि और समाज का आधुनिकीकरण के संदर्भ में की जाती है। इससे पहले के निर्धारित लक्ष्यों या बांध, उद्योग व अस्पताल जैसी परियोजनाओं को पूरा करने से देखा जाता है, जिसमें समाज के कुछ हिस्से लाभान्वित होते हैं, अर्थात कुछ हिस्से जो है वो लाभान्वित होते हैं। ठीक है। तो विकास का मॉडल विकासशील देशों ने अपनाया, लेकिन उसकी आलोचना कैसे की जाती है, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है। उसके बाद 4 अंकीय प्रश्न है। 4 अंकीय प्रश्नों में हमारे 2 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे। पहला प्रश्न है, विकास की प्रक्रिया को किन नए अधिकारों के दावों को जन्म दिया। अर्थात जो विकास की प्रक्रिया है उसने किन नए अधिकारों को दावों को जन्म दिया। तो पहला है, व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णयों में उनसे परामर्श का अधिकार। अर्थात जो व्यक्ति का जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णय हैं उसके परामर्श के अधिकारों को इसने दावे को जन्म दिया। दूसरा है, आजीविका का अधिकार, अर्थात इन्हें आजीविका का आधार दिया है, अर्थात ये कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कमा सकते हैं। तीसरा है, नैसर्गिक संसाधनों पर अधिकार। अब ये नैसर्गिक संसाधनों का अधिकार है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जरूर इसको अपनी बुक में जरूर पढ़िएगा, चैप्टर नंबर 9 में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, 4 अंक का, सरदार सरोवर परियोजना के तहत बनने वाले बांधों के समर्थकों का क्या दावा है। अर्थात सरदार सरोवर जो परियोजना बांध बनाया गया है उसके जो समर्थक हैं उसका क्या दावा है। तो यहाँ पे मैं समर्थक बता रहा हूँ, आपको इसकी आलोचना करने वालों को भी पता होना चाहिए। ठीक है। तो देखते हैं, समर्थकों का कहना है कि इससे बिजली पैदा होगी। दूसरा, काफ़ी बड़े इलाकों में ज़मीन की सिंचाई में मदद मिलेगी। सौराष्ट्र व कच्छ के रेगिस्तानी इलाकों में पेयजल भी उपलब्धि होगी और पानी भी बचेगा। ठीक है। तो सरदार सरोवर जो परियोजना है उसके तहत बनने वाले बांधों के समर्थक में क्या कहा गया वो आपको पता चला। उसके बाद 6 अंकीय प्रश्न है और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है चैप्टर से। दोस्तों देखिए, अब हमारे 6 अंकीय इम्पॉर्टेंट प्रश्न शुरू हो रहे हैं, जिसमें 2 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जिसमें से पहला प्रश्न है हमारा ये वाला कि सतत विकास किसे कहते हैं, स्पष्ट करें। तो देखिए, उत्तर है, स्थायी विकास के लिए पर्यावरण तंत्र और औद्योगिक तंत्र के मध्य सही तालमेल तथा संयोजन की आवश्यकता होती है। विकास के नाम पर औद्योगिकरण तथा पर्यावरण को दूषित किया गया है। विकास के लिए आर्थिक रूप और नीतियों का निर्धारण होना चाहिए, यानी कि अगर हम विकास कर रहे हैं तो आर्थिक रूप से तो उसकी नीतियां भी होनी चाहिए। मनुष्य के लिए पर्यावरण प्रदूषण को रोकते हुए विकास के कार्यक्रम को किया जाना चाहिए, अर्थात विकास इस तरह से होना चाहिए जिससे मनुष्य पर्यावरण को प्रदूषित ना करे। ठीक है। फिर कि अधिक प्रभावी व शक्तिशाली देशों में जीवन शैली के साथ साथ जीव जंतु और मानव को पर्यावरण प्रदूषित से बचाए रखने का प्रमाण होना चाहिए। अर्थात अधिक प्रभावशाली जो शक्तिशाली देश है उसमें जीवन शैली के साथ में जो जीव जंतु है, मानव है, पर्यावरण, उनको प्रदूषित होने से बचाए रखना चाहिए। पर्यावरण को विकास नीतियों के साथ साथ प्रबंध के स्तर पर जोड़ दिया जाना चाहिए, अर्थात जो पर्यावरण को विकास की नीतियाँ उसके साथ उसको रक्षा के लिए भी जोड़ दिया जाना चाहिए। वास्तव में पर्यावरण और विकास नीति एक दूसरे के पूरक हैं। स्थायी विकास तभी संभव है। ठीक है। तो सतत विकास कहते किसे हैं और इसे स्पष्ट कैसे करेंगे तो वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, और नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को एक बार रिप्ले कर सकते हैं। ठीक है।
उसके बाद एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा, उसके बाद आज का वीडियो जो है हमारा वो ख़त्म हो जाएगा। प्रश्न क्या है देखिए, विकास के समाज पर पड़ने वाले कुप्रभावों का वर्णन। अर्थात हम विकास तो कर रहे हैं लेकिन समाज पर उसका कुछ कुप्रभाव पड़ रहे हैं। पहला सामाजिक दुष्परिणाम है, ठीक है। तो देखिए पहला कि विकासशील देशों की प्रभुसत्ता पर प्रभाव। अर्थात जो विकासशील देश हैं वो अपना विकास करने के लिए पैसा ले रहे हैं जो विकसित देश हो चुके हैं उनसे, तो इसलिए उनकी सत्ता पर प्रभाव पड़ रहा है, उनका जो देश है आर्थिक स्थिति है उस पर प्रभाव पड़ रहा है। दूसरा है विस्थापीकरण। अर्थात जैसे जैसे लोग विकसित होते जा रहे हैं तो उन्हें पता है कि इस देश में कुछ नहीं रखा है, तो वे लोग अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में जा रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, विस्थापीकरण हो रहा है। तीसरा है बेरोजगारी, गरीबी में वृद्धि। अर्थात हम विकासशील देशों में विकास तो हो रहा है, तो वहीं ये देखा जाए जो विकास है वो केवल अमीर वर्ग का हो रहा है, गरीब वर्ग का नहीं है, तो हो रहा है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि बेरोजगारी बढ़ रही है और गरीबों में वृद्धि होती जा रही है। चौथा है जनसंख्या को संतुलित वितरण का अभाव। अर्थात हम लोग विकास तो कर रहे हैं विकासशील देशों में, लेकिन फिर भी जो जनसंख्या संतुलित करना है, अर्थात जो परिवहन नियोजन जैसी व्यवस्था है उनका अभी भी अभाव देखा जा सकता है। पांचवा है आर्थिक असमानता। जब विस्थापीकरण हो रहा है केवल अमीर ही अमीर हो रहा है और गरीब और गरीब हो रहा है, तो आर्थिक समानता तो आना जरूरी है। छठा है संघर्षों व आंदोलन का जन्म। अर्थात जो संघर्ष होते जा रहे हैं और आंदोलन चलते आ रहे हैं, इनकी मतलब जो विकास का समाज पर जो कुप्रभाव पड़ रहे हैं विकासशील देशों में, उसमें क्या हो रहा है कि जो विकास है वो संघर्ष ला रहा है, आंदोलन ला रहा है, ठीक है। तो संघर्ष और आंदोलन किसके द्वारा लाया जा रहा है, ये लाया जा रहा है जो गरीब लोग हैं उनके द्वारा, ठीक है। तो आई होप ये चैप्टर नंबर 9 भी आपको चैप्टर नंबर 11 जो है विकास, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि जो चैप्टर्स मैंने आज आपको समझाने की कोशिश की है वो आप सभी को समझ में आए होंगे। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है ये वाली, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना। और जो आपकी पहली बुक है उसका ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना के अपलोड किया है सभी चैप्टर्स का, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो वो वीडियो भी जाके चैनल पे देख लीजिए। अदरवाइज़ आप यहाँ पे ये जो निशान है यहाँ पे आई जैसा, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उसमें वो आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों आपकी ये जो वीडियो मैंने बनाई है आपके लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर वाइज मैंने सभी प्रश्नों को 1 से 1 घंटे 20 मिनट में कवर कर दिया है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे भी और भी वीडियोज़ अभी और भी आने वाले क्लास 11 के लिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना इस वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर देना, और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको और भी ऐसे ही वीडियोस मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल भी रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।